हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। माला की माँ कविता जी बालकनी में सूख चुके कपड़े को उठाने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि माला अपने हाथों में आधी सूखी किताब लिए आराम कुर्सी पर बैठी हुई थी। लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, माला, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? तुम्हारे कॉलेज जाने का समय होने वाला है। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो। माँ को देखते ही माला घबरा गई और झट से अपनी किताब उठाकर वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। माला एक दिल पे किस्म की लड़की थी। पूरे कॉलेज में वो हर लड़के के साथ फ्लर्ट करती हुई घूमती रहती थी। पूरे कॉलेज में वह मिस बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के नाम से चर्चित थी। अपनी खूबसूरती के बल पर लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचाना उसकी हॉबी थी और कॉलेज के कई लड़कों के साथ उसके क्लोज रिलेशनशिप भी थे। बाहर की दुनिया में वह जितना ही रंगीन थी, घर में वो उतने ही सीधे सादे तरीके से रहने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसके माता पिता बहुत ही शरीफ और संस्कारी थे। उनके लिए उनकी इज्जत और मान सम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। अपनी युवा बेटी को भी वह यही सीख देते थे कि इस उम्र में बच्चे बहक जाते हैं, लेकिन यह उम्र अपने जीवन को उचित दिशा देने का सही समय होता है, न कि गलत दिशा में जाने का। यही वो समय होता है जब हम अपने चरित्र को मजबूत बनाकर जीवन में एक सही रास्ता चुनते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं और फिर उसी के अनुसार हमारे बाकी के जीवन की रूपरेखा तय होती है। माला अपने माता पिता की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि उसे ये सब तो बस कोरे उपदेश लगते थे। उसके अनुसार तो जीवन में यही वो दिन थे जब वह बिना किसी तनाव के जीवन की रंगीनियों का आनंद उठा सकती थी। माला को लगता था कि सारी जिंदगी इंसान काम करते रह जाता है, जिम्मेदारियां निभाते रह जाता है और ऐसे में अपने मन के अरमान वो पूरे करने का यही तो सही समय होता है। वह बेपरवाह परिंदे सी कभी इस डाल पर बैठती तो कभी उस डाल पर चहकती फिरती। जिंदगी का भरपूर आनंद वो ले रही थी। अपने इस उम्र का आनंद उठाने से वो जरा भी पीछे नहीं हटती थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके माता पिता हमें जो आज़ादी देते हैं उसमें अनुशासन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना जीवन को नरक बनते देर नहीं लगती है। एक दिन कविता जी माला के कमरे की सफाई कर रही थी। उसी दौरान उन्हें कुछ गंदी किताबें मिल गईं, जिन्हें देखकर उनके तो होश ही उड़ गए थे। उन्हें कुछ एहसास तो हो ही गया था कि उनकी बेटी अब गलत राह पर चल पड़ी है। उन्होंने माला को बड़े ही प्यार से समझाया तो माला भी शर्मिंदा हो गई और रोते हुए माँ से माफी मांग ली उसने और दोबारा ऐसी गलती न करने की कसम भी खाई। लेकिन यह तो बस मगरमच्छ के आंसू थे। माँ को दिखाने के लिए उसने तो माफी मांग ली थी, लेकिन माँ के पीठ पीछे माला अपने मन की ही करती थी और अब वह और भी ज्यादा सतर्कता के साथ काम लेने लगी थी। जो इंसान एक बार गलत रास्ते पर चला जाता है उसे गलत काम करने में ही सुकून मिलता है। कविता जी अब बेटी पर कठोर अनुशासन लगाने लगी थी। माँ की कड़ी नजर होने के बावजूद माला बीच बीच में अपनी मनमानी करने का मौका ढूंढ ही लिया करती थी। एक दिन वो अपने नए प्रेमी से मिलने के लिए कॉलेज नहीं गई। वह पार्क में एक झाड़ी के पीछे अपने प्रेमी के साथ बैठी प्रेम लीला में डूबी हुई थी कि तभी पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया। पुलिस को देखते ही माला के तो होश उड़ गए। वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, लेकिन महिला कांस्टेबल ने उसकी एक न सुनी और उसके पापा को भी फोन करके पुलिस स्टेशन में बुला लिया। उसके पापा तो यह सुनते ही शर्म से पानी पानी हो गए कि उनकी बेटी ऐसी हरकत करते हुए पकड़ी गई थी। यह बात उड़ते उड़ते कॉलेज के प्रिंसिपल तक भी पहुंच गई थी और कुछ लड़कियों ने प्रिंसिपल से शिकायत भी कर दी थी कि
माला कॉलेज के कैंपस में भी ऐसी हरकतें करती रहती है। प्रिंसिपल ने भी माला के पिता को बुलाकर उन्हें खूब समझाया, खूब सुनाया। इन सब बातों से माला के माता पिता बहुत ज्यादा हताश हो गए थे। घर से बाहर निकलते हुए वह लोगों से नजर ही नहीं मिला पा रहे थे। आखिरकार तंग आकर माला के पापा ने वह शहर ही छोड़ दिया। उन्हें लग रहा था कि शायद शादी के बाद पति का प्यार मिलने से माला सुधर जाएगी। जल्द ही उन्होंने माला के लिए विनय पसंद कर लिया। विनय के परिवार में केवल उसके भैया भाभी ही थे। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। माला के माता पिता ने सोचा था कि शायद शादी के बाद ससुराल में माला शायद सास ससुर के साथ एडजस्ट न कर पाए, इसलिए ये परिवार उन्हें माला के लिए ठीक लग रहा था। माला ने भी जब विनय के आकर्षक व्यक्तित्व को देखा तो वो भी उस पर फिदा हो गई। उसने भी शादी के लिए हाँ कर दिया और माला तो थी ही भला की खूबसूरत, इसलिए विनय ने भी माला को पसंद कर लिया था। फिर जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ जैसे ठीक ही रहा। विनय और माला एक दूसरे के साथ ढेर सारा समय बिताने लगे थे। विनय माला को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन माला का मन केवल अपने पति के प्यार से संतुष्ट होने वाला नहीं था। उसने फिर से अपने पुराने प्रेमियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। वो विनय की अनुपस्थिति में उनसे बातें करती रहती थी। एक दिन रात को विनय सोया हुआ था और माला फोन पर अपने प्रेमियों के साथ बातें करने में लगी पड़ी थी। उसे तो किसी भी चीज का डर ही नहीं था। इसी बीच थोड़ी देर के लिए माला थम गई। तभी मैसेज की टोन से विनय की नींद टूटी। उसने सोचा, आखिरकार इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है। उसने माला का फोन लेकर देखा तो सन्न रह गया। उसके फोन में इतनी सारे लड़कों के भद्दे भद्दे मैसेज आए हुए थे। कुछ मैसेज पढ़कर विनय को पता चल गया कि उनकी पत्नी उसके अनुपस्थिति में बाहर होटल में भी लड़कों से मिलने के लिए जाया करती है। यह सब पता लगते ही विनय तो गुस्से से आग बबूला हो उठा। माला के आते ही उसने माला को जोर का तमाचा लगाते हुए कहा, माला यह सब क्या है? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ जो तुम बाहर मुंह मार रही हो? माला ने तुरंत रंग बदल लिया और रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत राह पर चली गई थी, लेकिन अब से मैं यह सब बंद कर दूंगी, कभी नहीं करूंगी ये हरकतें। लेकिन विनय को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले दिन विनय ऑफिस से आया तो उसका मूड उखड़ा हुआ था। वह माला से बात भी नहीं कर रहा था, बेहद परेशान था। उसने अपनी भाभी से कहा कि भाभी मुझे ऑफिस के काम से 10 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। उसकी भाभी उसे चिढ़ाते हुए बोली, देवर जी अभी अभी तो आपकी शादी हुई है, आप पत्नी से दूर कैसे रह पाएंगे? एक काम करिए, आप देवरानी जी को भी अपने साथ लेकर जाइए। इस बात पर विनय चिढ़ गया और कहने लगा, ये वहाँ क्या करने जाएगी? वैसे भी विनय अब माला का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। वह सोच रहा था कि वहाँ से वापस आने के बाद वह माला को तलाक दे देगा, कि अब वह माला के साथ नहीं रहना चाहता था। विनय ने चुपचाप अपना सामान पैक किया और फिर अगले ही दिन अगले सुबह सवेरे वह घर से चला गया। अब माला बिल्कुल आजाद पक्षी की तरह हो गई थी। वह जब तब किसी काम के लिए बहाने से घर के बाहर निकल जाती और अपने प्रेमियों से वो मिलती थी। उसे अब बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि विनय तो अब बाहर था। सप्ताह भर के बाद माला की जेठानी कामिनी ने कहा कि माला, मायके में मेरी भाभी की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना पड़ेगा। माला तो बड़े प्यार से बोली, दीदी आप आराम से जाइए, घर तो मैं संभाल लूंगी। कामिनी के जाते ही माला और भी ज्यादा आजाद हो चुकी थी। अब तो उसे किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ता था। एक दिन माला ने अपने प्रेमी को घर पर ही बुला लिया था। वह दोनों घर में थे कि तभी अचानक से माला के जेठ दिनेश जी ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर पर आ गए। उस समय माला का प्रेमी घर से बाहर जा रहा था। दिनेश जी ने उस लड़के को देखा तो उन्होंने माला से पूछा, ये कौन था? माला अचानक से अपने जेठ जी को देखकर सकपका गई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोली,
वह तो प्लम्बर वाला था जेठ जी। दिनेश जी को माला की हरकतें कुछ अजीब सी लग रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। माला बोली, जेठ जी आप इस समय यहाँ पर कैसे? दिनेश जी बोले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं छुट्टी लेकर आ गया। माला एक काम करो ना, एक अदरक वाली चाय बना दो मेरे लिए। माला तुरंत रसोई में गई और जेठ जी के लिए चाय बनाने लगी। इधर दिनेश जी अपने कमरे में पेंच कर रहे थे कि तभी माला चाय लेकर आ गई। जेठ जी की मजबूत भुजाएं देखकर उसके मन में तरंगे सी उठने लगी थी। वैसे भी माला को अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। वो सोचती थी कि मैं अपनी खूबसूरती के बल पर किसी भी पुरुष को हासिल कर सकती हूँ। माला के मन में भयंकर उथल-पुथल मच चुकी थी। रात को भी उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो जेठ जी से बात कर ले तो शायद उसके जेठ जी उसकी बातों में आ जाएंगे। इसलिए आधी रात को उनके कमरे में गई। जेठ जी कोई किताब पढ़ रहे थे। माला कहने लगी, जेठ जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दिनेश जी बोले, क्या हुआ? माला धीरे से बोली, जेठ जी आखिर मेरा अकेलापन कौन दूर करेगा? आप तो देखते ही है कि मेरा पति किसी काम का नहीं, हमेशा मुझसे दूर ही रहता है। क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लगती? जेठानी जी भी मायके चली गई है, तो आज मैंने सोचा कि आप मेरी तकलीफ समझेंगे। इतना कहकर माला मर्यादा की रेखा को पार करने लगे, आगे बढ़ने लगी और बोली, आप मेरी बात मानेंगे ना? ये सुनते ही दिनेश जी भड़क उठे और गुस्से से बोले, निकल जाओ मेरे कमरे से।